हम देख रहे थे पार्ट 5 5 भाग 5 जिसमें केंद्र आता है, ठीक है। भाग 6 पढ़ेंगे तो राज्य आएगा, ठीक है, यानी स्टेट, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वो उनके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 6 में। पार्ट 5 में क्या बात करता है? केंद्र की बात। तो केंद्र में भी 3 चीजें हैं। तो विधायिका के लिए पार्लियामेंट, जिसे हम संसद कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव यानी जो यहाँ जो नियम बन रहा है उस नियम को लागू करवाए। तो लागू कौन करवाता है? एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसे कहते हैं। यानी जितने मंत्री बनते हैं या जो दूसरे बाकी लोग होते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं काम करने, उन्हें हम क्या कहते हैं? एमपी, ठीक है। तो जो एमपीज होते हैं वही जब नियम बनाते हैं तो बाद में जब सदन में काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उन नियमों को पालन करवाएंगे ना, वही काम तो करेंगे ना। हर समय थोड़ी संसद में काम करते हैं। जब काम नहीं करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। जब वो संसद में काम करते हैं तब क्या कहलाते हैं? लेजिस्लेटिव, ठीक है। यही लोग नियम भी बनाते हैं, यही लोग नियम का पालन भी करवाते हैं। और ये दोनों काम सही से हो रहा है कि नहीं वो देखता कौन है? न्यायपालिका, ठीक है। तो केंद्र में न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। दिल्ली में इकलौता सुप्रीम कोर्ट है भारत का। इसके बेंच अलग अलग हो सकते हैं पर वो आपके लिए जरूरी नहीं। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में, ठीक है। ये दोनों कहाँ बैठते हैं? संसद कहाँ है? संसद कहाँ है? तो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो केंद्र कहाँ पे होगा? राजधानी में। सब केंद्रीय तो है। अभी आपके यहाँ से रायपुर से सांसद कौन है? बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं ना अभी। तो वो रायपुर में रहते भले हैं काम करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट जाते होंगे ना काम, जब मीटिंग करना होता है तो। अब इसका मैं क्या जवाब दूँ? दिल्ली में काम करने जाते हैं तो दिल्ली में सांसद है इसलिए जाते हैं। बाकी उनका जो क्षेत्र है जहाँ से चुने गए वो तो रायपुर है ना, तो रायपुर के लिए ही काम करेंगे ना। आपके अच्छा विधायक जो बनते हैं, विधायक तो जानती है ना, तो विधायक मान लेते हैं कि आपके घर के बगल में रहता हो, जैसे अभी राजेश मुन्नत यहाँ रहते हैं, ठीक, विधायक है वो रायपुर पश्चिम के। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो यहीं पे काम करेंगे, काम तो पूरे पश्चिम का करेंगे ना, पूरे रायपुर पश्चिम के वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो वैसे ही एमपी जो होते हैं जिस एरिया से चुने जाते हैं वो वहाँ पे कार्य करते हैं, पर उस कार्य को बताने के लिए कहाँ जाएंगे? संसद जाएंगे, ठीक है। इसको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे आप काम करती हैं तो आप अपने कैबिन में काम करती होंगी या अपने डेस्क पे जहाँ भी आपको जगह दिया गया होगा वहाँ बैठ के आप काम करती होंगी। पर आपसे जब पूछा जाता होगा कि आपने दिन भर काम क्या किया है तो किसी एक दूसरे ऑफिस में जाके या कैबिन में जाके कोई और सीनियर पूछता होगा ना, वो तो आपके साथ नहीं बैठता होगा, वो कहीं और बैठता होगा या बैठती होगी, है ना। तो वैसा ही काम है। तो आपको बताने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कैबिन में, ठीक है। ऑफिसर के पास, जो भी सीनियर है उसके पास, वो थोड़ी आपके पास आता होगा। तो वही काम यहाँ होता है। संसद ये लोग जाते हैं पर काम अपने क्षेत्र के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज हो के समझ में आया? एमपी, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों से मिलके बनता है क्या? हमारा केंद्र यानी यूनियन। यही चीज जब पार्ट 6 पढ़ते हैं, जब हम स्टेट की बात करते हैं यानी राज्य, तो ये कहाँ आता है? पार्ट 6 यानी भाग 6 में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ की 3 चीजें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की बात करें। राज्य में जो न्यायपालिका है वो कहाँ होती है? कौन कौन करते हैं? हाई कोर्ट बिलासपुर में है और रायपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें आएंगी आपकी? हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय बोलते हैं ना, जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट। तो ये सब क्या है? डिस्ट्रिक्ट में। जैसे रायपुर में जो कोर्ट है कचहरी, वो क्या कहलाता है? जिला न्यायालय।
लेकिन जो बिलासपुर में होगा हाई कोर्ट, जो पूरे राज्य में एक ही होगा, वो होता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव कौन होगा, MLA या MLC। अब इसका क्या मतलब है, MLA किसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विधायक, इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं ना, तो मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। तो वैसे ही विधायिका के लिए, विधायिका को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो छत्तीसगढ़ में है, कितने सीट है छत्तीसगढ़ में, चुनाव कितने सीटों पे होता है टोटल, 90। ठीक है, 90 सीट्स है। हमारे यहाँ विधानसभा में जब टोटल जितने मेंबर्स चुने जाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, वो कितने हैं, 90। ठीक है, रायपुर से 4 है ना, रायपुर पश्चिम, रायपुर पूर्व, ठीक है, रायपुर ग्रामीण, ऐसे 4। तो वैसे ही पूरे छत्तीसगढ़ से टोटल 90। तो वैसे ही MLA हो गया। अब MLC कहाँ का है, MLC मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कई जगह पे विधानमंडल भी होता है, ऐसे 6 जगहें हैं जहाँ 2 सदन चलता है काम। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सिर्फ एक ही है ना, विधानसभा है ना, विधानसभा है ना हमारे यहाँ, विधान परिषद नहीं। तो ये विधान परिषद कहाँ का है, जो 6 जगहों पे है। कौन कौन से 6 जगह हैं, हाँ, राज्य में होगा विधान परिषद की जब भी बात करते तो राज्य, दिल्ली राज्य नहीं है। ठीक है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में MLC नहीं। MLC है यूपी में, ठीक है, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्रा में। कितने हुए, 4। 2 और आप सर्च करके लाइए, ये आपका होमवर्क। टोटल 6 जगहों पे हमारे विधान परिषद हैं, जिनमें से 4 जगह का नाम मैंने आपको बता दिया, 2 और जगह है, वो 2 और कौन कौन सी जगह हैं वो आपका होमवर्क। 4 कौन से हैं जो मैंने बताया, यूपी बिहार, MP नहीं, यूपी बिहार और आंध्र प्रदेश। अब बचे 2 और, वो 2 आप पता करके आइए कौन है। ठीक है, MLC नहीं, LC बोलते हैं उसको। MLC मतलब मेंबर, जो वहां पे चुने जाते हैं उनको मेंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो केंद्र में भी 3 चीजें हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। वैसे ही यहाँ भी होगा, सॉरी, हाँ, तो MLA और MLC बोलते हैं किसको, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं LA और LC, यानी विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, LA बोलेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, क्या क्या हो गया, केंद्र और राज्य। दोनों में LEJ है, पर उनका दायरा कम है, अलग अलग दायरा। इसका दायरा बड़ा होगा क्योंकि पूरे देश के लिए होगा, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए होगा। ठीक है, पार्लियामेंट, संसद पूरे देश के लिए लॉ बनाता है। जो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं। वैसे ही राज्य के लिए जो होंगे उनका दायरा सिर्फ राज्य तक सीमित होगा। यानी छत्तीसगढ़ का विधानसभा सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए काम करेगा ना, वो बिहार, यूपी, झारखंड, तेलंगाना उसके लिए तो काम नहीं करेगा, उड़ीसा के लिए। तो ये करेगा अपने लिए काम। समझ में आया? तो 5 और 6 भाग क्या बताता है, केंद्र और राज्य। अब हम स्टार्ट करते हैं इन सब का बाइफर्केशन यानी डिवाइड। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि याद रहे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कल कि जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो साथ में गवर्नर पढ़ेंगे ताकि एक साथ याद हो जाए आपको। दोनों चीजें लगभग सेम है पर बस दायरा अलग अलग है। ठीक है, तो एक साथ याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट 5
और 6 के लिए एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका दोनों जगह का। शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट 5 भाग 5 के विधायिका से। तो सबसे पहले विधायिका में सबसे बड़ा रोल कौन होगा, किसका होगा? सबसे बड़ा देश में पहला प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को। तो सबसे पहले आएंगे एग्जीक्यूटिव, और उसमें भी कौन आएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। वैसे ही भाग 6 में सबसे पहले कौन आएगा? गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रपति से। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 52। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अब गवर्नर के बारे में कहाँ लिखा होगा? तो गवर्नर भी इनके बराबर ही है ना, बस वो राज्य में है सीनियर और ये पूरे देश के लिए सीनियर है। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में लिखा है आपका 153, 153। तो इन दोनों को कैसे याद रखिएगा? 52 याद रखिए प्लस 101। 52 होगा अगर प्रेसिडेंट के बारे में, तो 101 होगा गवर्नर के बारे में। ठीक है, 101 प्लस कर दीजिएगा 52 में, यानी 153। तो ये किसके बारे में हो जाएगा? गवर्नर के बारे में, है ना। 101 है ना, 52 प्लस 101। तो इस तरह से आप दोनों को याद कर सकते हैं कि 52 में अगर बोलता है राष्ट्रपति होना चाहिए, तो 153 में क्या बोलता है कि राज्य में गवर्नर होना चाहिए कार्य करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद बारी आती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन की सारी शक्तियां किसके पास होंगी? सबसे पहले इंसान के पास ना। घर में कोई सीनियर होगा तो सीनियर के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, वैसे ही राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। तो शक्तियाँ किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के निहित होती हैं, मतलब राष्ट्रपति के ही कहने पर कोई काम होता है। मैंने कल बताया था ना आपको कि जब तक किसी बिल में लास्ट में राष्ट्रपति साइन नहीं कर देते हैं, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है, यानी नियम नहीं बन पाएगा, वो लागू नहीं हो पाएगा। लागू होने के लिए क्या जरूरी है? राष्ट्रपति का सिग्नेचर, जिसे हम कहते हैं एसेंट। ठीक है, अनुमोदन। तो सबसे पहला जरूरत, इसीलिए संघ की जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की, वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। जब अगर आप IAS IPS का एग्जाम दें, और अब मतलब UPSC का, जैसे कल रिजल्ट आया ना UPSC का, तो जो भी UPSC में रिजल्ट क्रैक करते हैं और जो IAS IPS या दूसरे कैडर में जाते हैं, दूसरे फोर्सेस में जाते हैं, दूसरे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, तो उनके लिए सिग्नेचर किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। मतलब उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा सीनियर कौन हो गया? राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा, इसी में दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। यानी राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर आ गई? आर्मी की पावर, यानी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। इसलिए कभी भी एक टर्म सुनिएगा ना कि सुप्रीम कमांडर कौन कहलाता है, मतलब देश के सुप्रीम कमांडर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, यानी बलों के, तो कौन कहलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन ही होते हैं सारे बल। ठीक है, तो यही चीज दूसरे में लिखा है कि बलों के सर्वोच्च कौन कहलाएंगे? वो राष्ट्रपति कहलाएंगे, सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। ठीक है, फिर तीसरा, ये क्या हो रहा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात
किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकरण को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएगा। जब विधि की बात करेंगे ना तब इसको समझेंगे। सबसे पहले दो चीजें याद रखिए। एक आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रपति के बारे में कहाँ दिया है, तो दिया होगा कहाँ पे, आर्टिकल 52 में, और 101 ऐड कर दीजिए यानी 153 राज्यपाल के बारे में। ठीक है, फिर सेम देखिए 153 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी सेंटर की या यूनियन की। तो वैसे ही इधर देखिएगा 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी 101 फिर से ऐड करिए, सेम चीज है ना, वहां वाली चीज यहां आ गई। तो ये हो गया आपका याद करने का एक ट्रिक, ठीक है, तरीका, जिससे हम क्या याद कर सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब राष्ट्रपति और गवर्नर। ठीक है, बाकियों का भी बताऊंगा, अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के बारे में चल रहे हैं। अब याद होते जा रहे हैं ना कि राष्ट्रपति अगर है उसमें 101 जोड़ दीजिए तो राज्यपाल होगा। जो जो शक्तियां अभी राज्यपाल के बारे में बात हो रहा है वही राष्ट्रपति, -101 कर दीजिए तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज लिखा है ना, वहां पे लिखा है राष्ट्र के यानी देश के लिए कौन होगा, राज्य, देश के लिए राष्ट्रपति होंगे तो राज्य के लिए राज्यपाल होंगे। वहां पे लिखा है केंद्र की शक्तियां, संघ की शक्तियां, यहाँ पे राज्य की शक्तियां, दोनों जगह कार्यपालिका शक्तियां। इसमें भी वही बात लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के निहित होंगी। बस यहाँ पे एक चीज डिफरेंस है कि आर्मी जो होती है ना वो किसके पास होती है, सिर्फ सेंटर के पास। आपकी सुनिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्मी होती है, नहीं होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पुलिस। ठीक है, तो पुलिस जो होता है ना वो स्टेट का पार्ट है, मतलब उसके ऊपर नियंत्रण कौन करेगा, स्टेट करेगा, यानी कि राज्य करेगा, यानी आपके चीफ मिनिस्टर करेंगे, राज्यपाल करेंगे, ये लोग करेंगे, इसके ऊपर केंद्र नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 52, 53, 153, 154। ठीक है, अब देखिए 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब यहां से देखिएगा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं, चुनते हैं, टर्म अलग अलग है। ठीक है, राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं, चुनते हैं, इसीलिए निर्वाचन लिखा है। ठीक है, तो निर्वाचन मतलब चुनाव। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, और राष्ट्र जो क्या बोलते हैं गवर्नर होते हैं ना, वो उनका चुनाव नहीं होता है, उनको हम अपॉइंट करते हैं। कहीं सुनिए कि आप गवर्नर के लिए वोट डालने गए, नहीं ना, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा, सबसे पहले देखिए इसके लिए क्या जरूरत होगा, कोई प्रस्तावित करने वाला, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रमोशन करने के लिए, और दूसरा होता है सेकेंडर। ठीक है, यानी कि अगर आप कभी चुनाव में लड़ना चाहेंगे ना, चाहे विद पार्षद के चुनाव लड़िए, तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपके सपोर्ट में खड़े हों कि हाँ भाई मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, मतलब इतना तो वोट मिलना ही है कि हम लोग देंगे कम से कम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो टोटल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चाहिए 50 + 50, यानी 50 प्रपोजर होते हैं और 50 सेकेंडर। मतलब कि 50 लोग ने प्रस्तावित किया कि हाँ हम इनको राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए हम सपोर्ट करते, समर्थन करते हैं, और दूसरे सेकेंडर यानी कि हम उसके पीछे फिर हम भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम सेकेंड करते हैं, मतलब अगर ये लोग आप प्रपोज कर रहे हैं तो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी टोटल 100 लोग लगते हैं। ठीक है, तो 50 को प्रपोजर बोलते हैं, 50 को सेकेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब चुनाव होता कैसे, तो चुनाव की प्रक्रिया को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब आप और हम नहीं चुनते,
देखिए, राष्ट्रपति के अलावा बाकी जितने भी होते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको हम चुनते हैं। ठीक है, हम वोट डालने जाते हैं ना हाथ में लगा के, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं। पर राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट नहीं चुनते। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? एक होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इनको चुने जाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, ये चुनता है। तो इस ग्रुप में कौन कौन होते हैं? बस याद रखिएगा, इस ग्रुप में सारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो सेंटर के हों, चाहे वो दिल्ली या पुडुचेरी के विधानसभा के। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर याद रखिएगा। कौन? नॉमिनेटेड नहीं, कुछ लोग को नॉमिनेशन में मिलता है। ठीक है, कुछ लोग बिना चुने जाते हैं, लेकिन वो भी बन जाते हैं क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि कौन होंगे। तो इलेक्टेड एमपी प्लस इलेक्टेड एमएलएस ऑफ स्टेट एंड दूसरा दिल्ली प्लस पुडुचेरी। अब पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी, नाम बदल गया। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? आपके लिए क्वेश्चन यही आएगा, इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, अगर नॉमिनेटेड लिखा है ना, नामांकित लोग क्या वोट दे सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, यानी जिसको हम डायरेक्ट चुन के भेजते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब कौन वोट डालता है राष्ट्रपति के लिए, चुनाव के लिए? जिसको हमने चुना। ठीक है, जिसको हमने चुना है या हमारे द्वारा चुने गए हैं। ठीक, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दोनों हैं, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। तो जो लोकसभा में तो हम डायरेक्ट चुन रहे हैं, पर राज्यसभा में हम इनडायरेक्ट चुनते हैं। वहाँ कौन चुनता है? वो राज्य की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, वो लोग चुनते हैं किसके? राज्यसभा के सदस्य को। इसलिए उसने बताया था ना, आपका शेड्यूल 4 में क्या नाम लिखा हुआ है? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। इसीलिए उसको हमें बदलना पड़ता है जब हम आर्टिकल 2 और 3 में फेरबदल करते हैं। ठीक है, चौथे आर्टिकल में यही लिखा था ना कि शेड्यूल 1 अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो गया? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर, यानी चुने हुए प्रतिनिधि। कहाँ के? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। उसके अलावा MLA लिखा, MLC नहीं लिखा हूं। देखिए, MLA यानी विधानसभा के चुने हुए। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी के जो चुने हुए विधानसभा अध्यक्ष होंगे ना, विधानसभा सदस्य, वो भी चुनाव करेंगे किसका? राष्ट्रपति का। तो सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसे ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। ठीक है, देखिए लिखा होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे। अब निर्वाचन गण यानी इलेक्टोरल कॉलेज कौन है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। अभी बोला संसद के दोनों सदन यानी एमपीज, राज्यसभा, लोकसभा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसमें पौंडीचेरी और दिल्ली भी जोड़ दीजिएगा। पौंडीचेरी को हम क्या बोलते हैं? पुडुचेरी आज के टाइम में। ठीक है, तो स्पष्टीकरण देखिए लिखा भी है। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 जब आगे पढ़ेंगे तो राज्य के अंतर्गत दिल्ली और राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी का राज्य क्षेत्र भी शामिल है, लिख दिया ना, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी। बाकी और कोई नहीं, सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके मेंबर्स को वोट करने का अधिकार है और चुनने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है,
तो ये हो गया आपका चुनाव। अब क्वेश्चन 3 चीजें ही पूछ सकता है, ये कि टोटल 100 लोग लगते हैं, 50 प्रपोजर, 50 आपके सेकेंडर। इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ संसद यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। ठीक है, कुछ लोग नामांकित भी होते हैं, राष्ट्रपति कुछ लोगों को नामांकित करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, पहले लोकसभा में भी निर्वाचित होने के साथ साथ नामांकित होते थे, पर अब नहीं होते हैं लोकसभा में। ठीक है, अभी आप इतना ही याद रखिए, इलेक्टेड मेंबर, एमपी, एमएलए और दिल्ली प्लस पुडुचेरी के एमएलए। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं भी है ना, तो ये दोनों तो याद कर सकती है ना, इलेक्टेड मेंबर, एमपी, एमएलए। ठीक है, बस ये बाद में एक्सेप्शन में ये याद रखिएगा, डीपी, फोटो खींचते हैं ना डीपी, बस वो डीपी, दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों जोड़ दीजिएगा बस, बाकी और किसी को मत जोड़िएगा। तो जो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें चुने कैसे जाते हैं, तो वो भी बता देता हूँ, कई बार पूछता है। तो एक तो होता है वोट का वैल्यू, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, सॉरी एमएलए पहले करते चलिए, एमएलए यानी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, उनके वोट का क्या वैल्यू होगा। ठीक, तो कैसे काउंट करेंगे, टोटल पॉपुलेशन इंटू डिवाइडेड बाई 1000 इंटू नंबर ऑफ सीट्स, यानी अगर मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के एक एमएलए का वो वैल्यू कितना होगा, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई 1000 इंटू टोटल सीट्स कितनी है, 90, यानी 90,000 से डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन को, तो छत्तीसगढ़ के एक एमएलए का वोट का वैल्यू गिना जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, वैसे ही अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, समझ में आया। क्या है, पूरी टोटल जनसंख्या, पूरी जनसंख्या राज्य की डिवाइड बाई 1000 इंटू नंबर ऑफ सीट्स, यानी अगर 90 सीट है तो 90 कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, सब जगह अलग अलग होगा ना। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सारे एमएलएज, जितने पूरे देश में एमएलएज हैं, सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी, तो क्या लगता है आपको, होगी बराबर? नहीं होगी ना, क्योंकि हर जगह का तो पॉपुलेशन भी अलग है, हर जगह के नंबर ऑफ सीट्स एमएलएज जो होते हैं, टोटल एमएलए, वो भी अलग अलग हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि अलग अलग एमएलएज का वैल्यू होता है वोट का। अब बारी आती है वैल्यू ऑफ एमपी, मतलब वोट की वैल्यू एमपी की, यानी जो संसद में चुने जाते हैं, तो उन सब की एक ही बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जितने एमएलए हमने चुने पूरे देश में, उन सबकी जो वैल्यू होगी ना, ऑल एमएलए, ठीक है, जितने एमएलए थे ना, ये जो हमने निकाला, तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए, टोटल निकल गया सारे राज्यों का। ठीक, उसको अब क्या करेंगे, हम यहां से लिख देंगे, उसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन पार्लियामेंट, यानी टोटल जितने मेंबर हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा मिला के, कौन, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं गिने जा रहे, इलेक्टेड मेंबर, और ऊपर वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, जितने एमएलए होते हैं उनकी वोट का वैल्यू। समझ में आया? इसमें एक और चीज होता है, आप जो चुनते हैं ना, तो किस तरह चुने जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफर
ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब बताता हूँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ गई कि प्रोपोर्शन में जितनी आपकी जनसंख्या है उतना ही आपके वैल्यू होगा, यही है ना यहाँ एमएलए के वैल्यू। तो टोटल आप प्रोपोर्शन में देख रहे हैं कितनी जनसंख्या कितनी तादाद है उसके मुताबिक आपके वोट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा, इसका दूसरा हिस्सा क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब सिंगल, एक बार ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, एक बार ट्रांसफर किया जाना मतलब यहां पे यूज क्या करते हैं? बैलेट पेपर का। यह भी पूछता है क्वेश्चन। आप जब अपने एमपी या एमएलए चुनने जाती हैं तो क्या करती हैं? ईवीएम मशीन पे टिक करती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बटन दबाई, आपका वोट जिसमें भी आप दबाती हैं वो वोट हो जाता है। पर बैलेट पेपर भी होता है। पिछले बार यहाँ के पार्षद के चुनाव के लिए क्या यूज हुआ था? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है और आपको थप्पा लगा के उसको सील करके मतलब डब्बे में डालना होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी यूज होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको एक ही ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको नंबरिंग करनी होती है अपनी पसंद के हिसाब से। मान लेते हैं 4 लोग खड़े हैं ना, तो अगर आप वोटर हैं जो चुन रहे हैं कौन? राष्ट्रपति को, तो आप क्या करिएगा अपनी पसंद के मुताबिक, या मुझे लगता है कि एक्स नंबर वाला आदमी मेरा फेवरेट है तो नंबर 1 उसको लिख दिया, 1 = x। 2 मेरे को लगता है कि बी वाला जो कैंडिडेट था वो मेरे लिए सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मैं सारे ऑप्शंस लिखूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 4 लोग हैं ना, तो ऐसे करेंगे x, y और z। मान लेते हैं x, b, y, z करके 4 लोग हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी पसंद के मुताबिक इन सबको क्या किया? नंबरिंग कर दिया। ठीक है, मैंने चुन लिया। तो अब इसमें से सारे लोग जब वोट कर देंगे ना तो देखा जाएगा सबसे कम वोट किसको मिला, मतलब सबसे कम बार में नंबर 1 पे कौन आया। मतलब हो सकता है कि मेरे नंबर 1 पे x आ रहा है, तो हो सकता है दूसरे किसी और के में x नहीं आ रहा होगा, उसको y पसंद होगा, किसी और को c पसंद, z पसंद होगा, किसी को b पसंद होगा। ठीक है, अगर ऐसे नाम नहीं याद आ रहा है तो चलिए नाम लिख लेते हैं। रवि, गोपाल, कृष्ण, श्याम, ये 4 लोग हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के लिए। मुझे पहला पसंद मेरे लिए रवि है अगर, ठीक है, फिर मेरी दूसरी पसंद है गोपाल, कि मैं चाहता हूं कि अगर रवि बने तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर रवि नहीं बनता तो मेरी दूसरी चॉइस है गोपाल। ठीक है, तीसरी चॉइस कृष्ण, ठीक है, और चौथी चॉइस है मेरी श्याम। ऐसे सब लोग अपना अपना चॉइस डाल दिए। तो फिर देखेंगे कि किसको कितनी बार नंबर 1 मिला। तो मान लेते हैं कि 100 बार नंबर 1 रवि को मिला। ठीक है, 120 बार गोपाल को मिला, 50 बार कृष्ण को मिला और श्याम को 140 बार मिला। तो सबसे ज्यादा बार किसको मिला? श्याम को। लेकिन सबसे कम बार मिला कृष्ण को। अब टोटल नंबर कितने हुए? मान लेते हैं कि हमने कितना गिना, 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 140। ठीक है, मान लेते हैं कि रवि को पहली चॉइस 100 लोगों ने दिया। ठीक है, गोपाल को पहली चॉइस 120 लोगों ने दिया, कृष्ण को पहली चॉइस 80 लोगों ने दिया और 140 लोगों ने श्याम को पहली चॉइस बनाया। ठीक है, तो टोटल कितना सीट हो गया? 440 लोग। टोटल 440 वोट पड़े, है ना। तो 440 का आधा प्लस 1 कितना होगा? 440 का आधा कितना होगा? तो 220 प्लस 1 यानी कि 221 वोट जिसको मिल गया होता वो क्या बन जाते? राष्ट्रपति बन जाते। पर अभी यहाँ किसी को 221 वोट मिला है? नहीं मिला है ना, अभी तो नहीं मिल रहा है ना, किसी को नहीं मिला है। 221 वोट मिला है किसी को? 100, 120, 80, 140 मिला है ना। समझ में आया? तो जब ये तब तक करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको हटाए तो बचे 3 लोग। तो अब इन 80 लोगों ने दूसरे नंबर पे जिसको इसको रखा होगा ना,
उन सब में वोट बट जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि इन 80 लोगों में मैं होता, ठीक है, जिसने कृष्ण को पहला नंबर चॉइस रखा और मान लेते रवि को दूसरा रखा होता, तो मेरा पहला चॉइस तो हट गया, हार गया, तो मेरी जो दूसरी चॉइस होगी उसको वोट चला जाएगा, मेरा वोट उसको चला जाएगा। तो अब ऐसे गिनेंगे कि टोटल वोट किसको किसको कितना बट गया। तो अगर दूसरी बार में वो वोट बटने पर किसी का नंबर 221 आ जाए, ठीक है, अभी क्योंकि हम 440 के हिसाब से गिन रहे हैं, अभी सैंपल बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 221 आ जाएगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ये तो तब तक चलेगा जब तक कोई एक इंसान 50% टोटल वोट का डिवाइडेड और +1 नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि 440 लोगों ने वोट किया, तो 440 वाला हिस्सा में 221 जब तक किसी को नहीं मिलता तब तक ये एक एक करके एलिमिनेट किया जाते रहेगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस ये याद रखिए, ये वर्ड याद रखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व, ठीक है, कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कितने अनुपात में पॉपुलेशन है, जितने पॉपुलेशन होगा उसके अनुपात में वोट वैल्यू होगा, ठीक है। ये तो हमने देखा ना जस्ट पहले कि अगर एमएलए का वोट वैल्यू कैसे काउंट हो रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वाला प्रोसीजर है, तब तक ट्रांसफर होगा वोट जब तक किसी एक इंसान को 50% +1 वोट नहीं मिल जाता, ठीक है। 51% नहीं, 51% ज्यादा होता है, 50% +1 वोट, तो ये हो गया आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये चीजें जरूरी हैं, ठीक। अगला जो मैंने बताया आपको वो बताइए रीति, आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। दूसरा, राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता और समस्त राज्यों और संघ में समतुल्य प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को ऐसे निर्वाचन में जितना मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से है, ठीक है। वो रीति मैंने आपको बता दी, प्रोसीजर, कि एमएलए का वोट का वैल्यू कितना है और एमपी के वोट का वैल्यू कितना है, वो यही है, ठीक है। कुल संख्या के भाग देने के लिए देखिए, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने ही मत होंगे जितने 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर होगा, यानी ये, ठीक है, ये है वैल्यू ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए है ना। ये दूसरा पार्ट देखिए, अब अगला वाले में ये दूसरा लिखा होगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है कि यदि 1000 के उक्त गुणित के शेष 500, ठीक है, संसद के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, यानी कि संसद यानी एमपीएस के वोट की वैल्यू जो मैंने बता दी आपको कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट की जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा यानी पार्लियामेंट। ये देखिए ना, वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस, यानी ये जब निकाल लेंगे तो सबको सम कर दीजिए, वो वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन पार्लियामेंट, संसद में, ठीक है। अब देखिए, ये सब तो हो गया हमारा जो हमने देखा। अब देखते हैं राष्ट्रपति की पदावधि यानी टेन्योर ऑफ राष्ट्रपति, टर्म ऑफ राष्ट्रपति, कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, ठीक है, 5 साल। देखिए लिखा होगा राष्ट्रपति जिस दिन पद ग्रहण करते हैं, जिस दिन पद पे जाके बैठते हैं ऑफिस में, ठीक है, वो ओथ लेते हैं तब नहीं, यानी कि जब जाके ओथ ले रहे हैं ना, शपथ ग्रहण कर रहे तब से नहीं काउंट होता है। जब वो ऑफिस में जाके साइन कर देते हैं और अपने
सीट पे बैठ जाते हैं और काम करना चालू करते हैं, उस दिन से लेके 5 साल तक उनका वैल्यू होगा। ठीक है, तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन है। पर उनको हटाया जा सकता है या वो स्वयं से हट सकते हैं रेजिग्नेशन देके। तो रेजिग्नेशन जब भी देना हो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति छोटे होते हैं राष्ट्रपति से, लेकिन राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई होता नहीं है, तो राष्ट्रपति को हटना होगा तो किसको देंगे? ठीक है, हाँ हाँ, फिर चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा। अभी मैं बताते जा रहा हूँ, उतना क्यूरियस नहीं हुई, एक एक करके सब बता दूंगा, सब याद हो जाएगा सबको। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। कैसे देंगे? हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, मतलब हैंड रिटन नोट देंगे। ऐसा नहीं कि प्रिंट करवा के दे दिए, खुद से लिख के सिग्नेचर सील करके देंगे कि भैया मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, मेरे को अब राष्ट्रपति नहीं बनना है। ठीक है, दूसरा, इसके अलावा राष्ट्रपति को आर्टिकल 61, आगे आर्टिकल 61 में भी देखेंगे, अनुच्छेद के रीति के हिसाब से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है। महाभियोग को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये कब होगा? एक ही कंडीशन है उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? कि जब बोला जाए कि राष्ट्रपति ने अवहेलना की है संविधान की, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, इकलौता कंडीशन है। ठीक है, मतलब और कोई कारण से नहीं हटाया जा सकता राष्ट्रपति को। सिर्फ राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है? जब उन्हें बोला जाए हम कि वो अब क्या किए हैं? संविधान की अवहेलना यानी अपमान किए हैं, वायलेशन किए हैं। हाँ नहीं, भाषण से वो उसका कोई लिखा हुआ नहीं है कि क्या होता है, बस इतना ही लिखा है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर करते हैं तो उस केस में उन्हें हम इम्पीच करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर लगा सकते हैं। ठीक है, लगा देने भर से नहीं चालू हो जाएगा कि बस बोल दे कि इम्पीचमेंट हो रहा है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है, जब अनुच्छेद 61 बताऊंगा ना तो पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, अभी इतना जानिए कि राष्ट्रपति अपने पद पर, अपने पद ग्रहण के दिन से 5 साल तक नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। उनको हटना हो तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। तीसरा, अगर हट नहीं रहा अपनी मर्जी से, लेकिन लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया, तो उन्हें उनके ऊपर क्या लगेगा? महाभियोग, जिसे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक वो बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते। यानी मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति बनी, मैं पुराना राष्ट्रपति था, तो मैं तब तक राष्ट्रपति ऑफिस में रहूंगा जब तक आप आके मुझसे चार्ज नहीं ले लेते। ठीक है, आपने देखा होगा ना कई बार कि एक ऑफिसर रहता है तो दूसरा ऑफिसर आता है, फिर साइन करता है और ये ऑफिसर अपना ड्यूटी उनको हैंड ओवर करते हैं। वही काम यहाँ भी होता है कि जो राष्ट्रपति पहले से बने होते हैं ना, वो अपना पद दूसरे को देते हैं। इस बार आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू जी जब बनी थी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जब हमारी राष्ट्रपति बनी, तो पिछले हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से पद भार उन्होंने लिया। ठीक है, तो उस समय उस दिन वो ऑफिस में पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। फिर उन्होंने अपना पद उनको दिया कि अब आपको मैं राष्ट्रपति पद का हैंड ओवर कर रहा हूँ, अब से आप राष्ट्रपति हैं और मैं अब से नहीं रहूँगा। तो ये तब तक रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति आके पद ग्रहण नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका। ठीक है, मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है मौजूद, तब राष्ट्रपति किसको लिखेंगे अपना त्याग पत्र? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्र के कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे ना, उनको त्याग पत्र दिया जाता है। और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है ना, तो जो सबसे सीनियर जज होगा ना उस समय, वो उनको देंगे त्याग पत्र। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था हमारा आर्टिकल 56, जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि
यानी टेन्योर ऑफ राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अगला देखिए अभी आपने बोला ना कि क्या वापस से बन सकते हैं कि नहीं, आर्टिकल 57 यही बात बोलता है कि बन सकते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, यानी री इलेक्शन के लिए वैलिडिटी है उनके पास। राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान उन्हें और भी मौके देती है कि फिर से बन सकते हैं। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं। 58 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अहर्ता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ बारी आता है। तो राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो देश का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। सबसे पहली पात्रता क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी भी मेथड से बने। यहाँ ये नहीं लिखा है कि बाय बर्थ हो, मतलब जन्म से बने या किसी और प्रोसीजर से। किसी भी तरीके से अगर आपको भारत की नागरिकता मिल चुकी है तो आप भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र हैं। दूसरा, 35 वर्ष मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप 35 साल के हो जाएंगे तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, हालांकि आपको 100 अपने सपोर्टर चाहिए होंगे। और सपोर्टर कौन होंगे, 100 सपोर्टर कौन होंगे जो चुन रहे हैं। हाँ, वो 50-50 कौन होंगे, कोई किसी भी इंसान को बुला सकते हैं नहीं, जो चुनने के लिए बाध्य है ना, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपीज एमएलएस। ठीक है, एमएलए ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी डीपी। ठीक है, तो इन्हीं लोगों में से कोई अगर 100 लोग आपको सपोर्ट कर देते हैं, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर, तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो 35 वर्ष की आयु मिनिमम होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, और इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहायत होना चाहिए। मतलब कि एलिजिबल होना चाहिए, लोकसभा के चुनाव अगर लड़े तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार या किसी भारत के राज्य की सरकार के अधीन या किसी सरकार के किसी भी नियंत्रण के अधीन स्थानीय अन्य प्राधिकारी में अगर काम कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो भी आपको वो छोड़ना होगा। हाँ, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी आपको ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किया गया हो गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई किसी भी संस्थान में, तो आपको वो पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। और जीतने के बाद तो यह होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जीतने के पहले तक भी आपको छोड़ना होता है। अब ये छोड़ दीजिए, इतना मत कंफ्यूज होइए। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका सीट को वैकेट कर दिया जाएगा। मतलब आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद तक आपको खत्म अपना वो पोस्ट छोड़ देना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। इसका मतलब पहले छोड़ना होगा। मान लेते हैं कि आपने नहीं छोड़ा और आप राष्ट्रपति बन गए, तो फिर आपके राष्ट्रपति के पद को समाप्त मान लिया जाएगा। तो इसलिए पहले ही छोड़ना होगा। ठीक है, समझ में आया क्या क्या चीजें हैं। लाभ का पद मतलब बेसिकली वैसा पोस्ट जहां आपको ऑफिस मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको मंथली सैलरी भी मिल रहा है, छोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर सकते आप उसके बाद, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते उसके बाद, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। फिर बोलता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है, कि राष्ट्रपति अगर बनना है तो क्या क्या शर्त होना चाहिए। क्या लिखा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो अभी आपने बोला था ना कि पॉलिटिक्स में जुड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। यानी अगर मैं मान लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर हूँ और कल मैं
राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता हूँ, तो जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा मुझे ये हक छोड़ना पड़ेगा, यानी चीफ मिनिस्टर में नहीं रह सकता, छोड़ना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर हो गया या कोई भी संसद का सदस्य ही क्यों ना हो गया, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों ना हो गया, मुझे वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो संसद के सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो निर्वाचन के तुरंत बाद उसे वो चीज छोड़नी होगी, ये रूल कहता है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, राष्ट्रपति पद की क्या शर्तें हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति रह सकते हैं, राष्ट्रपति एक बार में सिर्फ राष्ट्रपति रह सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, प्राइवेट भी नहीं ले सकते। राष्ट्रपति बिना किराया दिए घर में रहते, मतलब राष्ट्रपति भवन में जो रहते तो उनको किराया नहीं लगता। ठीक है, ये लिखा है। ठीक, तो ये सब इतना नहीं पूछेगी, ये आपसे नहीं पूछेगा कि भाई किराया देना पड़ता है कि नहीं। हाँ, अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को किराया नहीं देना होता। हाँ, इजी की बात नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछने लायक ऐसा कुछ है नहीं कि क्या पूछेगा कि भाई किराया कितना देते हैं ये बताओ, तो ये नहीं पूछेगा। बहुत बहुत रेयर चांस है कि कभी पूछ लिया, किस्मत बहुत खराब हो तो शायद पूछ लेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको कि ये भी शर्त है। ठीक है, बाकी फिर इसके बाद बारी आती है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ, ओथ ऑफ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो प्रत्येक राष्ट्रपति, प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, यानी ये दो चीज क्यों लिखा है? ठीक है, प्रत्येक राष्ट्रपति भी लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति भी लिखा है। इसलिए लिखा है कि मान लेते हैं कि कल को राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पोस्ट पे अभी नहीं है, तो उस समय कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति यानी वाइस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज क्या करेगा, तब तक कार्य करेगा एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे, जब तक या तो नए प्रेसिडेंट नहीं आते या जब तक वो प्रेसिडेंट जो अभी छुट्टी पर है या किसी भी कारण से अभी उपस्थित नहीं है वो नहीं आ जाते। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं राष्ट्रपति के तौर पे, उनको बोला जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन मान लीजिए 5 साल का अवधि होने वाला है खत्म, या अचानक चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि भाई राष्ट्रपति हटे तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो नहीं बनेंगे, फिर चुनाव होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं जब भी जरूरत हो। ठीक है, वही चीज ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति हो या कोई भी प्रत्येक व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति के पद पर हो आसीन, उसे क्या करना होगा, अपने कार्यों के निर्वहन के लिए ओथ यानी शपथ ग्रहण करना होगा। तो भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना होगा। यानी वो शपथ किसके सामने लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। ठीक है, राष्ट्रपति ओथ किसके सामने लेंगे, आप देखिए ना कि ओथ दिलवाया जाता है तो एक इंसान या तो राज्यपाल होंगे या राष्ट्रपति होंगे, वो ओथ दिलवाते हैं किसी भी मेंबर को। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को दिलवाना तो कौन देगा? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्र देश के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये लिखा भी तो मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शपथ के अंदर क्या लिखा आता है ये नहीं पूछेगा आपसे, बस शपथ कौन दिलवाता है ये पूछेगा। शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उनके बाद जो भी सीनियर जज होगा ना वो दिलवाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला होगा बेसिकली वही दिलवाता है ज़्यादातर, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो, क्योंकि रूल यही कहता है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज है ना वो अगला चीफ जस्टिस बनेगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए शपथ क्या कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, अमुक जो भी नाम है, कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के सत्यनिष्ठा से ये ओथ है। ठीक है, ये ओथ लेना होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट क्या होता है और क्या प्रोसीजर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा।
तो सबसे पहले इम्पीचमेंट या महाभियोग, इम्पीचमेंट या महाभियोग आर्टिकल 61 में लिखा है, वो कब लागू होगा, कब किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ, जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वायलेशन ऑफ, लिखा होगा कहीं, रुकिए, संविधान के अतिक्रमण के लिए, ठीक है, संविधान के अतिक्रमण के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब लोग, जो सदन के लोग हैं, संसद के, उनको ऐसा लगता है कि अब राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपना आधिपत्य दिखा दिया, यानी कि रूल बुक के हिसाब से काम नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट के क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले इम्पीचमेंट करने के लिए, वो तो कारण तो बता दिया कि अतिक्रमण या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब। उसके अलावा क्या जरूरी है कि 14 दिन का नोटिस देना, 14 डे नोटिस, मतलब इम्पीचमेंट लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ नोटिस ला रहे हैं। कौन ला रहा है? कोई भी हाउस, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 1/4 मेंबर, ठीक है, 1/4 मेंबर किसी भी हाउस के, यानी मतलब क्या है कि अगर लोकसभा को लेते हैं हम लोग, लोकसभा के 25%, 1/4 यानी 25% और 1/4, ठीक है, 1/4 टोटल मेंबर के, ये लोग अगर बोलते हैं कि हमें लगता है कि राष्ट्रपति ने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए हम उनके खिलाफ क्या लाना चाहते हैं? महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग लाने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी एक हाउस, दोनों लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए नियम क्या है कि 25% या 1/4 उसके मेंबर ना, उस हाउस के मेंबर, दोनों मिला के नहीं बोल रहा हूं, मान लेते हैं लोकसभा से निकला तो लोकसभा के मेंबर क्या करेंगे? वो चार्ज करेंगे, उसको बोलते हैं चार्जिंग, मतलब मैं आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल करूं बेसिकली, तो इनको बोलते हैं प्रपोजर या चार्जर। अब यहां से क्या होगा? ये लोग, अभी तो ये लोग ने क्या किया है कि ये लोग ने बोला कि हम आपके खिलाफ एक महाभियोग लाएंगे, अभी लाएंगे हुआ है, लाए नहीं है, अभी लाने की बात हुई है। तो अब ये स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास जाता है, जो सदन में ऊंचे पोजीशन पे बैठे होते हैं ना, या तो लोकसभा है तो उसको स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा है तो उसको क्या बोलेंगे? चेयरमैन, ठीक है। आगे अभी जब पार्लियामेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, इसी में आगे तो बता दूंगा। तो यहाँ क्या है कि 1/4 मेंबर्स जो हैं ये चार्ज फाइल करेंगे, तो जो स्पीकर है या चेयर, अब क्योंकि लोकसभा में है तो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, जैसा अभी फिलहाल ओम बिरला है ना, ओम बिरला साहब के पास जाएगा, ओम बिरला साहब बोलेंगे कि ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग जो बोल रहे हो सही है, चलो रेजोल्यूशन लाते हैं, ठीक है। अब उसको क्या बोला जाएगा? महाभियोग के लिए रेजोल्यूशन आएगा, 14 दिन बाद आएगा। 14 दिन पहले ये लोगों ने एक नोटिस भिजवाया, किसको? राष्ट्रपति को, कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रेजोल्यूशन आएगा, कहाँ पे आएगा? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा से स्टार्ट हुआ है ना, तो पहले लोकसभा में रेजोल्यूशन आएगा। अब ये रेजोल्यूशन को पास करने का रूल है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, विशेष बहुमत हिंदी में बोला जाता है। तो विशेष बहुमत कौन सा वाला है? आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है 2/3 टोटल मेंबर का, टोटल मेंबर जितने होंगे ना, मान लेते हैं कि 550 मेंबर हैं फिलहाल अभी लोकसभा में, टोटल मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 550, ठीक है। तो उन 550 के 2/3 लोग को क्या करना होगा? वोट करना होगा, किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ, कि हाँ हमको इन्हें, हमें ये पसंद नहीं है, अब इन्हें हमें निकालना है, ठीक है।
तो अगर यहाँ से ये पास हो जाता है कितने से, 2/3 टोटल मेंबर के बहुमत से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी। तो यहाँ से मान लेते पास हो गया, ठीक है। अभी हमने लोकसभा में पारित कर दिया है रेजोल्यूशन को, तो अब ये रेजोल्यूशन कहाँ जाएगा, दूसरे हाउस में, क्योंकि अभी लोकसभा से पास हुआ है तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा को अब क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर। पहले वाले सदन ने क्या किया, चार्ज किया था, उनके खिलाफ वो लोग ने चार्ज फाइल की थी, लेकिन अब वहां से ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या आपने जो चार्ज फाइल की थी, मतलब जो आपने उनके खिलाफ जो भी धाराएं लगाई, जिस भी कारण से आप उनको हटाना चाहते हैं, क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेट करते समय राष्ट्रपति भी मौजूद होंगे अपना पक्ष रखने के लिए। राष्ट्रपति कैन अटेंड। ठीक, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना उनके खिलाफ, तो उनको भी हक है कि वो अपने पक्ष रखने के लिए वहां मौजूद हो सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया क्या क्या कारण है कि मेरे को ऐसा बात बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर रेजोल्यूशन आएगा फिर से। अब इस हाउस में भी 2/3 बहुमत टोटल मेंबर का ये चाहिए होगा। ठीक है, 2/3 टोटल मेंबर का मेजॉरिटी, यानी अगर 250 सीट है तो 250 को 2/3 वोट लोग कर देंगे राष्ट्रपति के खिलाफ। उसी समय से राष्ट्रपति को क्या माना जाएगा, निरस्त, यानी राष्ट्रपति को हटा दिया गया मान लिया जाएगा। फिर राष्ट्रपति को ऐसे एप्लीकेशन देके अपना रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है, उसी समय से राष्ट्रपति हट जाएंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि अब राष्ट्रपति नहीं है भारत के, तो फिर थोड़े दिन बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा के फिर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा महाभियोग का प्रोसीजर, समझ में आया। देखिए यही लिखा होगा राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या क्या है कि भाई सबसे पहले 14 दिन का आपको पहले नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को किसी भी हाउस से। इतना याद रखिए कि सिर्फ लोकसभा से नहीं, चाहे तो राज्यसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है उनके खिलाफ चार्ज। तो जिस भी हाउस से चार्ज स्टार्ट किया जाएगा, दूसरा हाउस अपने आप क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो उसके इन्वेस्टिगेट करेगा ना। मान लेते हैं कि हम लोग अभी 3-4 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, 4 लोग में से एक राष्ट्रपति है, ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट, बाकी 2 सदन है। ठीक, तो एक मान लेते हैं कि मैं हूँ लोकसभा, दूसरा मेंबर जो है वो है राज्यसभा, और आप हैं राष्ट्रपति। तो या तो मैं आपके खिलाफ ला सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे लगता है कि भाई मेरे को लाना चाहिए तो मैं ला सकता हूँ, या तो राज्यसभा वाले ला सकते हैं। तो अगर मैं लाता हूँ तो राज्यसभा क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर वो लाते हैं क्योंकि वो राज्यसभा है तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो दोनों हाउस का क्या होगा, एक चार्जर और एक इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होगा ऐसा संकल्प पारित करने के लिए। इसको संकल्प बोलते हैं। रेजोल्यूशन जो आया ना उसे हम क्या बोलते हैं, संकल्प। सबसे पहले 14 दिन के लिए, कम से कम 14 दिन का लिखित सूचना देना होगा, ये बता दिया आपको मैं। उसके बाद जिस भी हाउस से चालू हुआ है वहां पे कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। उसके पहले भी देखिए ये भी लिखा होगा कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर किया हुआ चाहिए। भाई उनको जो नोटिस भेजा जाएगा ना, वो 1/4 सदस्य साइन करके भेजेंगे कि हम आपके खिलाफ अब एक रेजोल्यूशन चाहते हैं, यानी एक संकल्प ला रहे हैं जिसमें आपके खिलाफ हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे दोनों सदन में होगा, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बाद उसको मान लिया जाएगा राष्ट्रपति के पद से निरस्त, यानी राष्ट्रपति हट जाएंगे। फिर आता है 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने की निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। देखिए इसका मतलब है कि अगर कोई राष्ट्रपति बना है जो नॉर्मल टर्म 5 साल के लिए बन रहा है,
तो उनके 5 साल खत्म होने के पहले ही चुनाव होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा जून में मेरा राष्ट्रपति का पद समाप्त होने वाला था, तो जून के पहले मई तक में ही चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पद खत्म होने की, जैसे मेरा लास्ट डेट मान लेते हैं 15 जून है, सपोज कि 15 जून को मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है 5 साल, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 15 जून के बाद चुनाव होगा। 15 जून के पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए और नए राष्ट्रपति चुन लिए जाने चाहिए, ताकि मेरे 15 जून खत्म होने से पहले तक वो राष्ट्रपति आके पदभार ग्रहण कर सके, या उसके तुरंत बाद ग्रहण कर लें। ठीक है, उसके बाद भी कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पद कि जो मेरा 5 साल का टेन्योर है वो समाप्त होने के बाद चुनाव हो, उसके पहले पहले चुनाव हो। तो ये लिखा होगा, देखिए कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से हुई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन पदावधि समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए, यानी जनरल टर्म 5 साल खत्म होने के पहले। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैं या तो मेरे मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति का ये इम्पीचमेंट महाभियोग हो जाए, या राष्ट्रपति रिजाइन कर दे, या राष्ट्रपति किसी और कारणों से अपना पद छोड़ दे, किसी भी कारण से अगर उनकी रिक्ति होती है, आकस्मिक रिक्ति, 5 साल पूरे नहीं हो पाते, उस केस में क्या होगा कि कम से 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मृत्यु होने पर, पद त्यागने पर, पद से हटाए जाना, यानी जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं या महाभियोग कहते हैं, तो उस समय भरने के लिए क्या करना होगा, निर्वाचन करना होगा तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, नए राष्ट्रपति चुने जाना जरूरी है, कंपल्सरी है। ये था आर्टिकल 62। 63 अब आता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना जरूरी है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति होना जरूरी है। और 64 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जो आपका राज्यसभा है उसके चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों पद राज्य में नहीं होता है, मतलब उपराष्ट्रपति उपराज्यपाल जैसा कोई पद राज्य में नहीं होता है। तो अभी तो जो हमने पढ़ा ना, इसमें राष्ट्रपति के बारे में जब हमने देखा तो महाभियोग राज्यपाल के लिए नहीं लगाया जाता। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है, तो जिसको अपॉइंट करते हैं उसको निकाला भी जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? इसको भी दिखा देता हूँ। हमने राष्ट्रपति देख लिया, अब हम राज्यपाल को भी एक एक करके समझ लेते हैं। राज्यपाल नियुक्ति होती है राज्यपाल की। देखिए लिखा है ना कि राज्य में राज्यपाल 153, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए नियुक्ति लिखा है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के द्वारा नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिर 156 राज्यपाल की पदावधि, मतलब राज्यपाल का टेन्योर कितना होगा। टेन्योर ये भी साधारण तौर पे 5 साल का होता है, लेकिन पदावधि कब तक रहेगी, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये टर्म याद रखिए, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, विल ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति के मर्जी तक, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद धारण कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, फिर राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के द्वारा अपना त्याग पत्र देंगे। तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को, क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है, तो जो अपॉइंट करेगा उसी को देंगे ना आप अपना त्याग पत्र। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति को कौन अपॉइंट करता है, मतलब ओथ कौन दिलवाता है, शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे ओथ कौन दिलवा रहा है, राष्ट्रपति, यानी अपॉइंट भी राष्ट्रपति कर रहे हैं और निकालने का पावर भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हता है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है। तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या है,
35 ईयर्स 35 वर्ष, भारत का नागरिक, बस यही दो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया। चुनाव तो लड़ना ही नहीं है, अपॉइंट किया जाता है। तो ये था राज्यपाल। राज्यपाल के लिए पद की शर्तें क्या हैं? शर्तें वही हैं कि भैया उनको किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए सदन का सदस्य, और इसके अलावा वो पद ग्रहण करते समय अपने पद को रिक्त कर देना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर है वो किसी हाउस में या किसी जगह पे क्या मंत्री या फिर एमएलए एमपी कुछ भी हैं, तो उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है, जो राष्ट्रपति में पढ़े थे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकता है, ठीक है। वो भी जहां रहेंगे, यानी कि राज्यपाल भवन में, तो क्या होगा, उनको भी घर का किराया विराया नहीं देना होगा, फ्री में रह सकते, ठीक है। ये था राज्यपाल। 159 राज्यपाल की शपथ, ठीक है। शपथ किसको देते हैं? राज्यपाल, और प्रत्येक व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन करता रहेगा अपना पद, ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश, वहां किसके सामने पद लिया ग्रहण किए थे राष्ट्रपति ने? ऑफ इंडिया। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? उच्च न्यायालय के, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ओथ कौन दिलवाता है? वहां पे ओथ कौन दिलवाया था? इंडिया। यहाँ पे हाई कोर्ट, ठीक है। गवर्नर को ओथ कौन दिलवाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। वहां अपॉइंटमेंट नहीं होता है, राष्ट्रपति का कोई नियुक्ति नहीं करता, निर्वाचन करके सिर्फ ओथ दिलवा के उनका काम चालू हो जाता है। यहाँ नियुक्ति होती है, फिर वो ओथ लेते हैं, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ओथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, ठीक है। तो बाकी चीजें तो वही है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण से, ठीक है, ये काम करूंगा। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, 160। जैसे राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंध नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। मतलब अगर लॉ में मेंशन नहीं है कोई चीज़ कि गवर्नर को क्या क्या काम करना है और वो काम करना जरूरी है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो चीज़ उनको पावर दे सकते हैं। ये कह रहे हैं आर्टिकल 160 के द्वारा। 161 में क्या है? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां। ये वाला हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति के पावर्स को पढ़ेंगे।